हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी एकदम से अच्छे होंगे और आप सभी की पैट की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। देखिए, आज हम क्वेश्चंस के माध्यम से अपने टॉपिक्स को कवर करेंगे, ठीक है। सो जो टॉपिक्स आप लोगों के अभी हम पहले कर रहे हैं, सबसे पहले प्राचीन भारत का इतिहास। इसमें जितने भी आपके टॉपिक्स आएंगे हम सारे टॉपिक्स को वन बाय वन करके कवर करेंगे, ठीक। सो आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे और हम क्वेश्चन से भी यानी कि ऑप्शन से भी हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। तो हर एक चीज़ जो भी मैं आपको बोलूँगी, या तो आप अपना नोट्स बना लीजिए या उसको एक बार ध्यान से आप लोग सुनेंगे, राइट। तो सबसे पहले हमको पता है कि भाई प्राचीन भारत के अंदर हमारे काफ़ी कुछ टॉपिक्स आते हैं, जैसे कि सिंधु घाटी की सभ्यता आती है, वैदिक संस्कृति आती है, बौद्ध धर्म आता है, जैन धर्म आता है, मौर्य वंश आता है, गुप्त वंश आता है, हर्षवर्धन राजपूत काल, प्राचीन भारत, उसके बाद आपका मुगल साम्राज्य, सल्तनत काल, मध्यकालीन भारत का इतिहास, ब्रिटिश राज और ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। ये सारे टॉपिक्स हमारे भारतीय इतिहास के अंदर आते हैं। तो हम धीरे धीरे करके सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। अब आपकी वीडियोस जल्दी जल्दी आना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। ये आपका पहला पार्ट है जिसके अंदर हमने कुछ मेन इसके अंदर ना हमने आपको बेसिकली गुप्त वंश तक कंप्लीट कराया है, ठीक है, मौर्य वंश तक। इसके आगे का जो रिमेनिंग होगा वो आपको सारा नेक्स्ट पार्ट के अंदर मिल जाएगा। जब आपके दोनों पार्ट कवर हो जाएंगे उसके बाद हम पूरे इतिहास, जब आपकी पूरी इतिहास कंप्लीट हो जाएगी यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तक, तब हम सारा भारतीय इतिहास का पूरा एक बार अभ्यास करेंगे, जिसके अंदर हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है कि भाई जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता का क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के हिस्से, ठीक है, लोथल की जो खोज थी वो बेसिकली किसने की थी, ध्यान देना, ठीक है। लोथल की खोज ये बात कर रहा है। ये सारे क्वेश्चंस जो कि SSC पैट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और आ भी चुके हैं। सो लोथल की जो खोज थी आपको पता होना चाहिए कि ये SR राव ने की थी, ठीक है। किसने की थी? SR राव ने की थी। अब जो चीज़ें बोलूँ ध्यान से सुनना। देखो, अगर हम बात करते हैं, देखो अहमदाबाद जो जिला है, और ये जो अहमदाबाद जिला है ये बेसिकली गुजरात का है। यहाँ पे एक भोगवा नदी थी, ठीक है। कौन सी नदी थी? भोगवा। कौन सी नदी थी? भोगवा, ठीक है। अहमदाबाद जो कि गुजरात का जिला है, यहाँ पे एक भोगवा नदी थी, उसके तट पर ये स्थित है क्या? लोथल। अगर आपसे पूछा जाए कि लोथल कहाँ पे स्थित है तो आप बता देना कि अहमदाबाद जो जिला है, ठीक है, गुजरात में, उसमें वहाँ पर एक भोगवा नदी है, ठीक है। कौन सी नदी है? भोगवा नदी, ठीक है। उस नदी के जो तट है उस पर स्थित है लोथल, और उसकी जो खोज थी वो बेसिकली SR राव ने की थी, जो कि 1955 से 62 में की थी, ठीक है। ये ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? बताइए। ये आपको दिया हुआ है, लोथल था, मोहनजोदाड़ो था, कालीबंगा था, या फिर धौलावीरा था। तो बेसिकली इसका ये धौलावीरा है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा धौलावीरा। यानी कि अगर आपने पढ़ा होगा तो हड़प्पा काल का जो धौलावीरा नगर था, ठीक है, उसको 3 भागों में डिवाइड करा गया था। देखो, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी जब आपने अपना सिलेबस कवर किया है। तो अभी क्या होगा कि क्वेश्चंस के माध्यम से और जो चीज़ें मैं आपको बोल रही हूँ उसके माध्यम से आपका सारा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। सो यस, हड़प्पा काल का जो धौलावीरा नगर था इसको 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो ये गुजरात राज्य जो है, ठीक है, उसका भी कच्छ जो जिला है ये वहाँ पर स्थित है, ध्यान देना, ठीक है। और ये जो स्थानीय रूप से अगर हम देखेंगे तो इसको हम बेसिकली इसको हम कोट दा दिबा, ठीक है, कोट दा टिम्बा के नाम से भी जानते हैं। अगर इसको दूसरा नाम आपसे पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए, डेट इज कोट दा टिम्बा, ओके। इससे भी हम इसको जानते हैं। एक मिनट, मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर लूँ ताकि एक मिनट, है ना, ताकि ये थोड़ा सा लिखने में वो ना करे, मतलब जो मैं लिखूं वो आपको समझ आ जाए। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये बोल रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथ्य सत्य है? आपको बताना है कौन सा सत्य है। तो सबसे पहले कि जो सिंधु लोग थे वो कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे, ये बिल्कुल सही बात है, आपको सत्य ही बताना है। तो ध्यान रखना, जो सिंधु लोग थे वो कपास का उत्पादन करने वाले पहले लोग थे, ध्यान देना। उसके बाद है कि उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया, ये नहीं है, ठीक है। उसके बाद है कि सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध और आपका जो ये है बलूचिस्तान है, गुजरात है, राजस्थान है, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को कवर करती है, ठीक है, ये भी नहीं है। उसके बाद जो सिंधु के लोग थे वो कुत्तों, बिल्लियों और घोड़ों को बड़े पैमानों पर पालते थे, ये भी नहीं है। तो पहला सही है, यानी कि कपास का उत्पादन करने वाले पहले लोग थे। अब इसका हम थोड़ा सा राइट और देखेंगे क्या क्या चीज़ें इसमें और आती हैं जो आप ध्यान रखना, ठीक है। देखो, जो आपका सैंधवकालीन जो था, ठीक है, अर्थव्यवस्था, अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे कृषि अधिशेष, पशुपालन, दस्तकारी और आंतरिक विदेश व्यापार आधारित थी, ठीक है। यहाँ से आपको कह सकते हो कि जो
यहाँ के लोग थे, ठीक है, वो बेसिकली गेहूँ, ध्यान देना, गेहूँ, जौ, ज्वार, बाजरा, चावल की खेती ये सब करते थे। और सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले कपास का उत्पादन भी सिंधु सभ्यता में ही वहीं के लोगों ने किया था। और जो यूनानी लोग थे ना वो उसको हिंडन कहते थे, ठीक है, क्योंकि इस हिंडन क्यों कहते थे, क्योंकि इसकी जो उत्पत्ति थी वो बेसिकली सिंधु से हुई थी, ठीक है, ध्यान देना। तो क्या कहते थे इसको, हिंडन कहते थे। क्या कहते थे, हिंडन कहते थे। यार एक्चुअली लिखा नहीं जाता फिंगर से ना, हिंडन कहते थे, ठीक है। और क्यों कहते थे, क्योंकि उसकी उत्पत्ति सिंधु से हुई थी। और कौन कहता था, यूनानी लोग कहते थे। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदाड़ो शब्द का अर्थ क्या है, बताइए। ये जो मोहनजोदाड़ो शब्द है इसका बेसिकली अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ होता है यानी कि माउंट ऑफ द डेड, ठीक है, ये इसका आंसर होता है माउंट ऑफ द डेड। तो ये आप ध्यान रखना, मोहनजोदाड़ो शब्द का, मैं से मोहन, मैं से माउंट, ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। अब इसका थोड़ा सा हम देखेंगे। देखो जो मोहनजोदाड़ो था वो बेसिकली हिंदू सभ्यता जो थी उसका वहीं का एक नगर था, ठीक है। उसकी जो खोज थी, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मोहनजोदाड़ो की खोज, पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि एक हिंदू सभ्यता का ही ये एक नगर है। कहाँ का है, सिंधु सभ्यता, सॉरी हिंदू नहीं, सिंधु सभ्यता का, ठीक है, सिंधु सभ्यता का ये एक नगर है। दूसरा पॉइंट, इसकी जो खोज थी वो किसने की थी, इसकी जो खोज थी वो रखाल दास बैनर्जी ने की थी। और 1922 में किसने की थी, रखाल दास बैनर्जी ने की थी, और वो भी 1922 में की थी, ठीक है। मोहनजोदाड़ो का अगर हम देखेंगे यानी कि माउंट ऑफ द डैड, ये हमने बता दिया इसको बोला जाता है, ध्यान रखना। और ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के आगे पूछा जाए कि मोहनजोदाड़ो कहाँ पर स्थित है, तो ये पाकिस्तान के सिंध जो प्रांत है, ठीक है, वहाँ का एक लरकाना जिला है। कौन सा जिला है, लरकाना। जो मैं बोल रही हूँ उसको आप शॉर्ट उसमें नोट कर सकते हो। वहाँ पे सिंधु नदी है, उसके तट पर, ठीक है, जो सिंधु नदी है उसके तट पर ये स्थित है, ध्यान देना। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता में घोड़ों की अस्थियों के अवशेष कहाँ मिले हैं, बताइए। ये बेसिकली सुरकोटदा, कहाँ पे मिले हैं, ये बेसिकली सुरकोटदा में मिले हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सुरकोटदा कहाँ है, ये बेसिकली गुजरात में है, ठीक है। और ये जो स्थल है बेसिकली ये पुरातत्व स्थल है, बहुत पुराना वाला स्थल है, ये आप ध्यान रखेंगे। और आप यहाँ से आपको और भी एक और चीज़ मैं बता दूँ इस चीज़ के बारे में, सुरकोटदा के बारे में या फिर इस सभ्यता के बारे में। यहाँ पे जो है ना आपका सुपकोटदा है, लोथल है, कालीबंगन से घोड़े की जो मूर्तियाँ हैं, हड्डियाँ हैं, जबड़े, ये सारी चीज़ें भी यहीं से मिली हैं, ध्यान देना। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ से कुछ वैदिक संस्कृति के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। और इसमें कौन सा उपवेद नहीं है, बताइए, कौन सा उपवेद नहीं होता। हाँ देखो, धनुर्वेद है, आयुर्वेद है, शास्त्र है, ये सब है, लेकिन ये योग वेद नहीं होता, ये ध्यान देना, नहीं पूछा है। देखो अब 4 आपके बेसिकली मुख्य जो आपके 4 उपवेद हैं, ध्यान देना कौन कौन से। एक तो आपका आयुर्वेद है, कौन सा है, एक तो आपका आयुर्वेद है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका गंधर्व वेद, कौन सा है, गंधर्व, यार ये लिखा एक्चुअली सॉरी ये लिखा नहीं जाता है फिंगर से बिल्कुल भी, गंधर्व वेद है। उसके बाद है आपका शिल्प वेद, ठीक है, शिल्प वेद। और उसके बाद है आपका स्थापत्य वेद, ठीक है। और उसके बाद आपका देखो जो शिल्प वेद है उसी को ही स्थापत्य वेद बोला जाता है, ठीक है, ध्यान देना, शिल्प वेद को ही स्थापत्य वेद बोला जाता है। और जो लास्ट चौथा है वो है आपका सशस्त्र शास्त्र वेद, ठीक है, सशस्त्र शास्त्र वेद, और इसको ही हम धनुर्वेद बोलते हैं। इस सशस्त्र शास्त्र को हम धनुर्वेद बोलते हैं। और ये योग वेद कोई सा वेद नहीं है, ध्यान देना। ये बस ये सारी कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक संस्कृति। ये तो सेम क्वेश्चन वही रिपीट हो गया, ठीक है। सो योग वेद नहीं होता है, बाकी ये तीनों हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं, बताइए किसके देवता हैं। ये बेसिकली वर्षा और चक्रवात के, ठीक है। ये जो इंद्र देवता हैं, आपने देखा होगा ना, जब बारिश नहीं होती है तो इंद्र देव की पूजा की जाती है, तो यहीं से क्वेश्चन लिया है ना। और ये ट्रिपल से आपका UP-SSC के पेपर में आ भी चुका है आपका अदर एग्जाम्स में, तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचगव्य में निम्नलिखित में से किसका सम्मिलित नहीं किया जाता, बताइए। गाय का दूध, गाय का गोबर, गाय का घी या तुलसी। तो अगर हम तुलसी की बात करते हैं, पंचगव्य में दूध भी आता है, गाय का घी भी आता है, गोबर, लेकिन तुलसी नहीं आती है ना, ध्यान देना। ये सारी चीज़ें आती हैं सारी, जैसे गाय का दूध है, और इसके अलावा मैं बता देती हूँ आपको, गाय का दूध है, दही है, ठीक है, मूत्र है, गोबर है, घी है, ये सारी चीज़ें पंचगव्य कहलाती हैं, ध्यान देना, ठीक है। तो लेकिन जो तुलसी है वो पंचगव्य का हिस्सा नहीं है। जो तुलसी है वो बेसिकली आयुर्वेद में इसको हम औषधि मानते हैं, है ना, उसको औषधि की मान्यता प्राप्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है,
है ना। देखो जो जो वर्ड्स मैं बोल रही हूँ, क्योंकि एक्चुअली एक तो लिखा जा नहीं रहा है, क्योंकि फिंगर से मैं यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ, मतलब फिंगर के थ्रू मैं कर रही हूँ। सो लिखा जा नहीं रहा, अदरवाइज मैं सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहीं पे लिख देती। बट जो जो चीज़ें मैं बोल रही हूँ आप उसको प्लीज़ नोट कर लीजिए, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि अब तुलसी बोला तो मैंने बताया कि वो आयुर्वेद में एक औषधि के रूप में है, तो आप उसको लिख लीजिए तुलसी के आगे अपने शॉर्ट नोट्स में, है ना, ताकि यस ये, क्योंकि आपसे कुछ भी पूछ सकता है, ऐसा नहीं है कि जो ये क्वेश्चन है इन्हीं में से आपको पूछे, आपको कुछ भी वो पूछ सकता है। यस, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है, बताइए। रामायण में, महाभारत में, उसके बाद शतपथ ब्राह्मण में, या फिर उपनिषद में। तो इसका आंसर है बेसिकली जो आपका शतपथ ब्राह्मण है, वहाँ से इसको लिया गया है, ठीक है। और इसको बेसिकली हम कुसी दिन भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। तो इसका आंसर शतपथ ब्राह्मण है। नेक्स्ट आगे है शतपथ ब्राह्मण, और जो आपके नेक्स्ट जो आपके तैत्रीय ब्राह्मण है, ये कौन से ब्राह्मण की मूल पाठ है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो ये बेसिकली आपकी जो यजुर्वेद है, ठीक है, यजुर्वेद, ध्यान देना, यजुर्वेद के हैं ये, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो आपका शुक्ल यजुर्वेद है उसके रचयिता कौन है, तो उसके जो रचयिता है वो बेसिकली वाजसनी के पुत्र थे। कौन थे? याज्ञवल, ये थे आपके वाजसनी के पुत्र। एक मिनट, मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा है, ये कुछ वाजसनी के पुत्र, इनका नाम था शायद से याज्ञवल्क्य कल्य करके समथिंग इनका नाम था, कुछ मुझे प्रॉपर याद नहीं आ रहा है। तो वो इनके पुत्र थे, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, वेदों के गद प्रकरण क्या कहलाते हैं, बताइए। जो वेदों के गद प्रकरण होते हैं उसको हम कहते क्या हैं? उसको हम बेसिकली ब्राह्मण कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्राह्मण कहते हैं, ध्यान रखना, ब्राह्मण कहते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की तरफ बढ़ेंगे, और ये बोल रहे हैं प्राचीनतम वेद कौन सा है, बताइए। सबसे पुराना अगर हम वेद की बात करते हैं तो डेट इज ऋग्वेद, है ना। ऋग्वेद हमारा सबसे पुरातन है। हमारे 3 वेद बताए गए हैं, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। अन्य 3 वेद, मतलब टोटल 4 वेद हैं। तो पहला आपका ये आ गया सबसे पुराना ऋग्वेद है, उसके बाद आपका यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है, ठीक है। तो जो अगर हम ऋग्वेद में बात करते हैं तो जो सबसे पुराना है ऋग्वेद, यहाँ पे क्या होता है, देवताओं का आह्वान करने के लिए, यहाँ पे इनको यानी कि देवता वगैरह के लिए चीज़ है ना। और यहीं से बेसिकली हमारा सनातन धर्म है, यहीं से शुरुआत होती है इसकी। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए, ठीक है। देवताओं की यहाँ पे स्तुति करी जाती है, इसके अंदर 10 मंडल हैं, ये सारी चीज़ें। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है, बताइए। गायत्री मंत्र जो है वो बेसिकली सावित्री, ध्यान देना। अगर हम बात करते हैं ऋग्वेद में गायत्री मंत्र, तो आपने देखा होगा जो हमारे सूर्य देवता हैं उनको समर्पित होता है, ठीक है। किसको होता है? सूर्य देवता को। और ऋग्वेद के जो हमारा मंडल है, इसमें आपको बताया 10 मंडल होते हैं, उसके जो तीसरा मंडल है वो उस तीसरे मंडल के अंदर कौन सा, 10 में से जो आपका 10 में से जो तीसरा मंडल है यहाँ पर, ठीक है, गायत्री मंत्र का वर्णन हुआ है, ठीक है। और इसको बेसिकली किसके द्वारा इसको रचित मानते हैं, बताइए। ये भी आपको कुछ क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो विश्वामित्र द्वारा गायत्री मंत्र आपका रचित माना जाता है, ठीक है, ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, रामायण में मांडवा किसकी पत्नी थी, बताइए। रामायण में मांडवा जो थी बेसिकली वो भरत की पत्नी थी, ठीक है। किसकी थी? भरत की पत्नी थी। ये सुग्रीव है ना, ये सुग्रीव लिखा हुआ है डी ऑप्शन में। तो ये किसकी पत्नी थी? भरत की पत्नी थी। जो और आपसे पूछा जा सकता है सीता मैया किसकी पत्नी थी? भगवान राम की थी। आपसे पूछ सकते हैं कि जो उर्मिला थी वो लक्ष्मण जी की पत्नी थी, और जो श्रुतकीर्ति थी वो शत्रुघ्न की पत्नी थी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, सबके बारे में मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट है, महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक लड़ी गई थी, बताइए। कितने दिन तक लड़ी गई थी? बेसिकली ये आपकी 18 दिन तक लड़ी गई थी। कितने दिन तक? 18 दिन तक लड़ी गई थी, ध्यान रखना। चलिए, ठीक है, वैदिक वाले क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं इंपॉर्टेंट। अब आते हैं बौद्ध धर्म और गौतम बुद्ध, जो जीवन एंड शिक्षाएं, ठीक है, ये वाला पार्ट आएगा। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है, बताइए। ये बोला निरंजना नदी पर कौन सा यहाँ पे स्थित है, तो बेसिकली बौद्ध गया, ठीक है। जो आपका बौद्ध गया है यही यहाँ पे स्थित है, ध्यान रखना, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, सुन लेते हैं। देखो, ये जो आपका ये प्रसिद्ध जो बौद्ध जो स्थल है बौद्ध गया, ये निरंजना नदी, ये तो मैंने आपको बता दिया कि निरंजना नदी के किनारे स्थित है। बौद्ध गया में जो है गौतम बुद्ध को, ध्यान देना, गौतम बुद्ध को यहीं से ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। और इसके बाद वहीं से जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उनका नाम क्या पड़ गया? बुद्ध पड़ गया, ठीक है। वो बुद्ध नाम से प्रसिद्ध हो गए, ठीक है। इसीलिए तभी से ये जो स्थल है बौद्ध गया, गौतम बुद्ध धर्म के जो है इसी के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, ये ध्यान देना। और यहाँ पे 2002 में, कब? 2002 में यहाँ पे ना यूनेस्को ने इस शहर को विश्व विरासत स्थल घोषित किया था। कैसा स्थल किया था? विश्व विरासत घोषित किया था। किसने? यूनेस्को ने। किसने? यूनेस्को ने, ठीक है, ये ध्यान देना। चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।
बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है ये? क्योंकि यहाँ पे जो गौतम बुद्ध है वो यहाँ पे पैदा हुए थे, या फिर नहीं, बल्कि देखो ये इसलिए फेमस, इसको तीर्थ माना जाता है महत्वपूर्ण, क्योंकि यहीं से गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया। तो ये चीज़ मैंने अभी आपको बता भी दी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में जाना, मतलब उनको किस रूप में हम जानने लगे, है ना, जाना जाने लगा, बताइए। जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो उनको फिर बुद्ध की उपाधि मिल गई, है ना। चलिए, किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म से अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था, बताइए। किससे किया था? बेसिकली इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार, हाँ, या फिर महाबोधि मंदिर समूह, या फिर लाल किला परिसर। तो इसका आंसर है, अभी अगर हम अभी देखेंगे तो इट इज महाबोधि मंदिर समूह, ठीक है। और ये सबसे पहले गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है, अगर उसी की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इस ज्ञान का जो प्रवर्तन था, यानी कि जो प्रचार जो हुआ, जो शुरुआत हुई बेसिकली, ठीक है, वो अगर हम देखेंगे सारनाथ जो आपका वाराणसी है वहाँ से बेसिकली किया गया था, ठीक है। तो अगर इसमें ये वाला क्वेश्चन आपको आता है, अगर आपको ऑप्शन में सारनाथ दिखे तो आप इसका आंसर ये लगाएंगे। अगर ये आपको नहीं दिखता, आपको ये वाला दिखता है, तो फिर आप ये वाली चीज़ लगाएंगे। नेक्स्ट, बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था, बताइए, कहाँ पे हुआ था? ये बेसिकली कुशीनगर में इनको हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कुशीनगर में, ठीक है, ध्यान देना। बोध गया, कुशीनगर, राजगृह, वैशाली, डेट इज कुशीनगर, ठीक है। और जो कुशीनगर है, हाँ, महात्मा बुद्ध को, ठीक है, गणराज्य ये बेसिकली राजधानी थी कुशीनगरा में, यहाँ पे उनको हुआ था क्या? परिनिर्वाण, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हैं। और अगर हम बोध गया की बात करते हैं तो बोध गया में उनको क्या हुआ था? गौतम बुद्ध को, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। यहाँ पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यहाँ पे उनका परिनिर्वाण हुआ था, ठीक है। और कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं यहाँ से? बोध गया की वाली बात हो जाएगी। और सारनाथ में उन्होंने अपना सबसे पहले उपदेश दिया था, ध्यान रखना, सारनाथ, या फिर उसको हम ऋषि पंतन भी बोलते हैं, ठीक है, ऋषि पंतन, यहाँ से इनको सारनाथ में है जो कि, ठीक है, ऋषि पंतन। तो ध्यान रखना, यहाँ से इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, ठीक है, जिसको हमने किसकी एक यहाँ पे धर्म चक्र परिवर्तन की भी उसको नाम से जाना जाने लगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस स्थान का नाम बताइए जहाँ पे बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया, बताइए जल्दी से। तो इसका आंसर होगा आपका कुशीनगर। क्या होगा? कुशीनगर, ठीक है। चलिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बुद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है, बताइए। क्यों महत्वपूर्ण है? बेसिकली इसलिए है क्योंकि भाई ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। ये चीज़ मैंने भी आपको पीछे बताई थी। उन्होंने सबसे पहला, अगर उससे पूछा जाए, गौतम बुद्ध ने उपदेश जो दिया था वो सारनाथ, और सारनाथ में भी ऋषि पंतन जो नाम जगह है, ठीक है, ऋषि पतन, ये आप ध्यान रखना। उसके बाद आगे, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, बताइए। फिर वही चीज़ आ गई ना, सारनाथ, अभी जस्ट मैंने आपको बताया वाली चीज़। नेक्स्ट, जल्दी करेंगे, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? अरे वही क्वेश्चन आ गया, हाँ, सारनाथ, ठीक है। नेक्स्ट, बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश देते हुए अपने मत की आधारशिला रखी थी, बताइए क्या होगा इसका आंसर? डेट इज सारनाथ में, है ना। कहाँ पे रखी थी? बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला, मैंने बताया अभी, सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, तो वहीं पर उन्होंने रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने किस में, ये बेसिकली है धम्मचक्र पवंतन सूत्र, हाँ, यानी कि इसको बोलेंगे धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र का उपदेश दिया था, बताइए कहाँ पे दिया था इन्होंने? बेसिकली धर्म परिवर्तन चक्र का जो उपदेश दिया था, कहाँ पे दिया था? डेट इज सारनाथ, ठीक है, सारनाथ, पहला उपदेश ही उन्होंने सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट है, पाली में जो बौद्ध ग्रंथ हैं को आमतौर पर, ठीक है, त्रिपिटक यानी कि 3-fold बॉक्स सेट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है, बताइए। त्रिपिटकों में से नहीं है, कौन सी चीज़ यहाँ पे नहीं है? ये बेसिकली है ना आपका UPSSC का जो ग्राम विकास अधिकारी वाली परीक्षा है वहाँ पे आ चुका है वाला क्वेश्चन। सो इसका आंसर है आपका उपसाका पिटक, ठीक है। कौन सा? उपसाका पिटक, याद रखना। मैं आपको बता दूँ, जो आमतौर पर ये है, ठीक है, इसमें आपका 3-fold बास्केट कहा जाता है जो त्रिपिटक है, या फिर उसको आप 3-fold बास्केट कहेंगे। अब ये 3-fold जिसमें 3 चीज़ शामिल है, कौन कौन सा? एक तो आपका सुत पिटक आता है, सुत पिटक, ठीक है, ये वाली चीज़। एक हो गया आपका विनय पिटक, और तीसरा हो गया आपका अधिबम। तो ये वाली चीज़ नहीं आती है, बल्कि ये दोनों तीनों आती हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। और ये सब जो ये पिटक जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये त्रिपिटक बौद्ध धर्म के मुख्य ग्रंथ हैं। अगर आपसे पूछा जाए ना कि बौद्ध धर्म के मुख्य ग्रंथ कौन से हैं, तो एक ये है, एक सुत्त है, एक विनय है, याद रखना, ये उपासका वाला नहीं होता। नेक्स्ट है, नागार्जुन कौन थे, बताइए। नागार्जुन कौन थे? ये एक बौद्ध दार्शनिक थे। कौन थे? एक बौद्ध दार्शनिक थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, हाँ, चलिए, उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक मिनट, ये हो गया।
अच्छा, फिर वही क्वेश्चन है, नागार्जुन, यस, एक बौद्ध दार्शनिक थे। नेक्स्ट, भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर, बताइए किस शहर को माना जाता है? तो वाराणसी को सबसे पुराना शहर माना जाता है। हिंदू पौराणिक जो कथा है उसके अनुसार वाराणसी यानी काशी है ना, उसको विश्व का सबसे ज़्यादा पुराना शहर माना जाता है। तो और जो प्राचीन काल में जो वाराणसी है, काशी, वो बेसिकली काशी प्रांत की राजधानी थी। किसकी थी? जो काशी प्रांत है उसकी राजधानी। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये बोल रहे हैं राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? बताइए कौन थे बेसिकली? हाँ, जीवक, जीवक नाम था उनका। क्या था उनका नाम? जीवक। ध्यान देना। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और ये जो थे ना चिकित्सक तो होते, लेकिन ये थे कौन? ये आयुर्वेदाचार्य थे, ये भी ध्यान रखना। क्या थे ये? आयुर्वेद। ठीक है, आयुर्वेदाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब थोड़े जैन धर्म के आते हैं क्वेश्चन, यानी कि महावीर जीवन, महावीर वाले। तो चलिए इसमें सबसे पहले जैन तीर्थकर कौन थे? बताइए सबसे पहले जैन तीर्थकर कौन थे? डेट इज ऋषभ। ध्यान देना, कौन थे? ऋषभ थे। ठीक है, चलिए अब अगर हम महावीर स्वामी की, देखो एक बार ऑप्शन से भी देख लेते हैं। अगर महावीर स्वामी का पूछा जाए तो ये बेसिकली 24 नंबर के थे। ठीक है, जो आपके तीर्थकर थे 24वें नंबर के थे। ठीक है, उसके बाद यस, जो मैं आपको बता रही हूँ थोड़ा सा ध्यान रखना इनको। अगर हम जैन धर्म की बात करते हैं तो यहाँ पे टोटल 24 तीर्थकर हुए हैं। तो ये जो महावीर हैं ये 24वें नंबर के थे। जो 23वें नंबर के थे वो पार्श्वनाथ थे। कौन थे? पारसनाथ नहीं है, पार्श्वनाथ होगा। ठीक है, पार्श्वनाथ थे, ध्यान देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24वें जैन तीर्थकर में अंतिम तीर्थकर, देखो वही चीज़ आ गई ना, महावीर। मैंने आपको बताया भी था अभी, महावीर। ठीक है, लास्ट में सबसे जैन धर्म में 3 रतन, ठीक है, त्रिरतन दिए जाते हैं जैन धर्म में, और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है। वो क्या है? बताइए कौन कौन से 3 रतन हैं? कौन कौन से 3 रतन की बात करिए? सबसे पहला सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। ये 3 चीज़ सबसे बड़े रतन हैं, 3 रतन हैं, ये ध्यान रखना। डेट इज कॉल्ड त्रिरतन, डेट इज कॉल्ड त्रिरतन। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट है, मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य। ठीक है, कैवल्य जिसका अर्थ है, बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा बेसिकली आपका इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। ठीक है, इच्छाओं पर विजय, ये क्या हो गया? यस, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य होता है, क्या होता है? कैवल्य की प्राप्ति करना। यानी जो हमारी इच्छाएं अगर हमने उन पे विजय प्राप्त कर ली तो सोचो फिर हमसे बड़ा कोई नहीं, समझे? सो वही वाली चीज़ें यहाँ पे, लेकिन ऐसा संभव नहीं है क्योंकि इच्छाओं पर विजय प्राप्ति, और हाँ एक और चीज़, अगर जब तक हम अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त नहीं करेंगे तब तक हमें कैवल्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये जीवन का सबसे सर्वोत्तम ध्येय है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा मौर्य वंश की बात कर लेते हैं। मौर्य वंश में है सबसे पहले आपका मेगस्थनीज, जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी है, और वो मूल रूप से किस देश के थे? बताइए कौन से देश के थे? बेसिकली ग्रीस के थे। कहाँ के थे? ग्रीस के थे। ठीक है, और ये ना राजदूत बनकर चंद्रगुप्त जो मौर्य थे उनके दरबार में आए थे, ध्यान रखना। और इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक थी जिसका नाम था इंडिका, ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी। आपसे पूछा जा सकता है कि ग्रीस की प्रसिद्ध पुस्तक डेट इज कॉल्ड इंडिका, है ना, ग्रंथ थी इनकी इंडिका। ठीक है, वही सेम क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। ठीक है, ग्रीस। उसके बाद नेक्स्ट, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक थे। बताइए किसके किसके थे वो बेसिकली लेखक? तो इसका आंसर है आपका, अभी हमने बताया आपको, मेगस्थनीज, है ना, मेगस्थनीज। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई है? बताइए किस भाषा में बेसिकली इसको लिखा गया है? तो इसको संस्कृत भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनकी विजय का उल्लेख करता है? बताइए कौन सा करता है? डेट इज कॉल्ड 13वां। ठीक है, 13वां, ध्यान रखना। अगर हम कलिंग युद्ध और उसके परिमाणों की बात करते हैं तो वहाँ पे अशोक के 3 जो शिलालेख हैं उनको बेसिकली वहाँ पे उनकी सूचना मिलती है। ठीक है, सो कलिंग पर वहाँ पे आक्रमण हुआ, उसके बाद जो कलिंग से युद्ध मिला, ठीक है, पीड़ा जो भी हो, तो अपने दुख के और पश्चाताप व्यक्त किया गया है। यानी कि कहने का मतलब यही है यहाँ पे जो अशोक सम्राट हैं, ठीक है, तो उनका अगर शिलालेख कलिंग पर उनकी जो विजय है वो बेसिकली 13वें वाले की यहाँ पे बात करी गई है। कौन से वाले की बात करी गई है? 13वें वाले की। ठीक है, और ये जो शिलालेख है इसमें ना अशोक ने कलिंग युद्ध से जो पीड़ा हुई थी और जो अपना दुख था उसका जो पश्चाताप, जब दुख हुआ वही चीज़ मैंने आपको बताई, उसका यहाँ पे पश्चाताप उन्होंने व्यक्त किया था। उसके बाद नेक्स्ट है, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग जो कि पूर्वी भारत की राजधानी कौन सी थी? बताइए कौन सी थी? डेट इज कॉल्ड तोसली। कौन सी थी? तोसली, ध्यान रखना। ये कहाँ पर है पूछा जाए तो? उड़ीसा। कहाँ पे? उड़ीसा।
नेक्स्ट उड़ीसा में, ठीक है। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग जो पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन सी थी? अच्छा, तोसली। सेम क्वेश्चन नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? बताइए कौन सा नहीं था साम्राज्याधीन? डेट इज कामरूप, डेट इज कामरूप, ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन है, अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? तो वो कौन सा है? बेसिकली आपका 13वां, ठीक है। जो 13वां शिलालेख है वो सबसे बड़ा माना जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। इसमें अशोक के जो कलिंग विजय है उसका वर्णन यहाँ पे मिलता है। कौन सी विजय का? कलिंग विजय। चलिए उसके बाद नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? बताइए मौर्य कला का सबसे ऊंचा सबसे सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? आपको पता होने, स्तंभ है ना, स्तंभ है ना, याद रखना इसको। मौर्य कला का सबसे ऊंचा सबसे सर्वोत्तम मतलब जो माना गया है प्रतिमान, स्तंभनों को माना गया है, जिसमें अशोक के थे ना, अशोक का जो चक्र है, अशोक द्वारा धम्म के प्रचार स्थापित वहाँ पे करे गए थे। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे बेसिकली मिलती हैं, है ना। सारनाथ का सिंह देखा होगा, वो सब चीज़ें, स्तंभ है ना। अशोक का जो आपका सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष एक स्तंभ पर था, बताइए कहाँ पर था ये? बेसिकली डी यानी सारनाथ, है ना। ये स्तंभ की बात आती है सारनाथ में। नेक्स्ट है, मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से डैश पर निर्भर करती है? बताइए किस पर ये बेसिकली निर्भर करती है? अगर हम बात करते हैं तो ये कृषि अर्थव्यवस्था पर। किस पर करती है? एक मिनट, क्वेश्चन कहाँ गया? यस, तो ये बेसिकली कृषि अर्थव्यवस्था पर करती है, ध्यान देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, देव नाम प्रिय नाम किसे दिया गया था? बताइए देव नाम प्रिय जो नाम था वो किसे दिया गया था? तो ये अशोक को दिया गया था। किसको दिया गया था? अशोक को। और एक और चीज़ मैं आपको कुछ और चीज़ बताती हूँ, देव नाम प्रिय मौर्य जो, हाँ, अशोक को दिया गया था। अशोक को पियेदसिस भी कहा जाता है। क्या किया जाता है? पियेदसिस, ठीक है, इसको भी आप नाम रखेंगे। अशोक का नाम जो है वो मास्की, गुर्जरा, नेत्रु, ठीक है, उड़ेगोलम, इन सब अभिलेखों में भी मिलता है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो ये बेसिकली आपका आज का सेशन था जो कवर होता है। अब जो बचा हुआ कुछ पार्ट्स हैं उनका हम लोग जल्दी से कराएंगे। आज ही मैं रात तक कोशिश करूँगी, वीडियो अपलोड हो जाएगी आप लोगों की। और एक आध करंट अफेयर्स का पार्ट और बचा है, वो भी मैं आज ही अपलोड कर दूँगी। और जो भी इसके अलावा कोई भी चीज़ अगर रह जाती है तो वो प्लीज़ आप कॉमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।